हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर के विषय में बताऊंगी। और ये चैप्टर इतना बड़ा है कि इसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक लगभग 1200 वर्षों का की राजतांत्रिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के विषय में बताया गया है। इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर पूर्ण हो चुका है और इसी सेकंड चैप्टर में मैं जिस पार्ट को ले रही हूँ उसमें आपके एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके 3-4 क्वेश्चनों का हल इस वीडियो में आपको मिलेगा। राजा, किसान और नगर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक 1200 वर्षों के इस शासनकाल के राजतांत्रिक और अर्थव्यवस्था के विषय में हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व इतिहास की एक विशेषता रहती है कि अगर उसे निरंतरता के साथ पढ़ा जाए, क्रमबद्धता के साथ पढ़ा जाए तो उसे याद करना आसान होता है। इसीलिए मैंने आपको ये चार्ट बनाया है और इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं 600 ईस्वी तक आते आते हुई। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको सिंधु सभ्यता के विषय में बताया, जो भारत का प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में माना जा सकता है। ये सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, नगरीय प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली थी और बहुत सारे ऐसी विशेषताएं जो कंटिन्यूटी के साथ आज भी बनी हुई है। 1900 में जब पतन हुआ, इससे पूर्व की वीडियो में भी मैंने आपको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों को, जो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता थी, उसके विषय में बताया। राजस्थान में अहड़, मध्य प्रदेश में एरन और नागदा और महाराष्ट्र में जोरवे और दैमाबाद संस्कृति उभरी। इसके बाद 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के विषय में ये चैप्टर आपने बहुत बार पहले पढ़ा होगा। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सारे वेदों के विषय में आपने पढ़ा है। तो इस बार इस वाले पोर्शन को आपकी एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, पर इसकी परवर्ती, क्योंकि ये सभ्यता पशुचारण सभ्यता थी, कबीलाई सभ्यता थी, कृषि पर आधारित सभ्यता थी, ऋग्वेदिक काल में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं आपको 600 ईस्वी पूर्व तक आते आते मिलेंगी। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच ऋग्वेदिक काल और उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के जो 3 बाद के वेद हैं उनके आधार पर उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में एक नवीन व्यवस्था उभरी जिसे उपनिषद काल भी कहते हैं और बहुत सारे उपनिषदों का इसमें रचना हुई और धर्म के आधार पर जो रूढ़िवादिता कर्मकांड वैदिक काल में पनपा, उसको तार्किक रूप से वैज्ञानिक तरीके से लॉजिकली कर्म के सिद्धांत पर उपनिषदों ने दिया। यही परिणाम हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्धिक क्रांतियाँ हुई, धार्मिक क्रांतियाँ हुई। अब इसमें एक नया तत्व जो आपकी इस बुक के सेकंड चैप्टर में दिया गया है कि नवीन राज्यों का उदय हुआ और नवीन छोटे छोटे बड़े राज्य 16 ऐसे राज्य हैं जिनका अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र जो बौद्ध और जैन धर्म की बुक्स हैं उनमें दिया गया है कि 16 महाजनपदों का, जिसमें जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं वो बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती, इनके क्षेत्रों का विस्तार मैं अभी आपको बताऊंगी। बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उदय दिखाया गया या 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और ये 16 महाजनपद सिर्फ एक इस अस्मक को छोड़कर, जिसकी राजधानी पोतन थी, इसके अलावा सारे के सारे महाजनपद उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उभरे हैं। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वैदिक संस्कृति इससे पूर्व जन्म ले चुकी थी। और क्योंकि ये उत्तर गंगा घाटी का सारा क्षेत्र
उत्तर गंगा घाटी का है, तो इसमें वो सारी विशेषताएं मिलेंगी जो वैदिक काल और उसके पास साथ जो सांस्कृतिक, आर्थिक। उत्तरी गंगा घाटी के इस क्षेत्र में वैदिक कालीन कुछ मृदभांड भी मिले हैं। और ये उत्तरी गंगा घाटी का, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कन्नीघम ने कहा था कि भारत का प्रथम नगरीकरण उत्तरी गंगा घाटी के क्षेत्र में पनपा, और इसी नगरीकरण के विषय में बात की थी कन्नीघम ने। इसमें से जो 16 महाजनपद है, सिर्फ 4 ऐसे महाजनपद हैं जो या तो दक्षिण भारत में हैं या आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में। इसमें से एक कंबोज, गांधार, तक्षशिला के विषय में तो आपने सुना ही होगा। बाद में ये तक्षशिला और गांधार व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए और गांधार शैली के लिए, शिल्पकला, चित्रकला, मूर्तिकला के लिए ये क्षेत्र पूरी तरीके से विकसित हुआ। और इसका कारण था यहाँ उत्तरी मध्य एशिया से होने वाला भारत के साथ व्यापार। इसमें से जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं उसमें मगध, वज्जी, कौशल, पांचाल, अवंती, 4-5 ऐसे महाजनपद हैं जिन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व उत्तरी गंगा घाटी क्षेत्र या उत्तरी भारत पर अपना कब्जा जमा लिया और उस एक दूसरे के खिलाफ इन छोटे छोटे जो बाकी के महाजनपद थे उनको निगल लिया। इससे बाद में धीरे धीरे साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों के उदय के क्या कारण रहे, और आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि महाजनपदों के अभिलक्षण क्या है। इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिलेगा। एक सबसे बड़ी जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ वो था 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा घाटी के क्षेत्र में लोहे का आविष्कार। इलाहाबाद अंतर्वेदी खेड़ा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे पहले लोहे के प्रमाण मिले हैं, और इस लोहे के खोज ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, आर्थिक, धार्मिक और कृषि के क्षेत्र में भी किया, क्योंकि लोहे के प्रयोग से जहाँ पर औजार और हथियार बनाने आसान हो गए और ज़्यादा मजबूत हुए, क्योंकि इससे पहले तांबे और कांसे का प्रयोग किया जाता रहा था। लोहा मजबूत था और इस मजबूती का परिणाम ये हुआ कि युद्ध अस्त्र भी मजबूत हुए, और एक सबसे बड़ी जो परिवर्तन आया, लोहे के द्वारा कृषि संभव हो सकी। उत्तर वैदिक काल के इसमें कृषि के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तरी गंगा घाटी के क्षेत्र में सब आग जलाकर बहुत सारे क्षेत्र को साफ किया गया था और वहाँ पर कृषि की गई थी। और इस कृषि आग जलाकर साफ करने के बाद जो ज़मीन सामने आई, उस ज़मीन को अधिक उपजाऊ बनाने में लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि लोहे के कुदाल और हलों से एक तो वनों को साफ करना आसान हुआ, दूसरा ज़मीन जोतने के लिए इससे नीचे गहराई तक जोती, जिससे कि ज़मीन उपजाऊ ही, और दूसरा कि एक बड़े स्तर पर ज़मीन का खेती के लिए प्रयोग किया जाने लगा। अब एक नया परिवर्तन आपको इस समय और दिखाई देगा कि भले ही तकनीकी रूप से बहुत विकसित बीजों का आविष्कार यहाँ ना हुआ हो, पर धान की रोपाई की तकनीकी का विकास इस क्षेत्र में हो चुका था, और गेहूँ, जौ और बहुत सारे ऐसे कृषि के फसलों का प्रयोग इस तरफ हुआ। जब भारी मात्रा में कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो इसका एक परिणाम हुआ कि कृषि अधिशेष को बढ़ावा हुआ। कृषि अधिशेष मतलब कि अगर कोई किसान अपने इतने क्षेत्र में खेती करता है तो लोहे के प्रयोग ने उसके विस्तार को बढ़ा दिया। अब इस क्षेत्र पर जो खेती हुई उस खेती का प्रयोग
जो गेहूँ या धान बचा, इससे क्या हुआ कि वो उसके लिए एक अतिरिक्त उत्पादन हो गया। अब इस अतिरिक्त उत्पादन के लिए उसने उसे बेचने का प्रयास किया और इसमें एक नवीन अतिरिक्त उत्पादन के लिए एक नवीन वही जब कृषि क्रांति आई तो इससे शिल्पों को भी बढ़ावा मिला। शिल्प उत्पादन मतलब कि कृषि औजारों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, कृषि औजारों का निर्माण हुआ और दूसरे इसके साथ साथ जो है युद्धों में उपयोग किए जाने वाले हथियारों का भी शिल्प के रूप में एक नया वर्ग सामने आया और विभिन्न प्रकार के, चाहे वो कुम्हार, बढ़ई और बहुत सारे ऐसे लोहार, ऐसे नए वर्ग से उभर कर सामने आए कि उससे एक श्रेणियों का गठन हुआ। श्रेणियाँ व्यापार के लिए संगठित की जाने वाला समूह कहा जाता था और उनका अलग अलग विभाजन हो गया। जब श्रेणियाँ अपने रूप में आई तो अतिरिक्त उत्पादन और श्रेणियों के उत्पादन ने एक नवीन चीज़ का, श्रेणियों ने एक और नया वो किया कि इस क्षेत्र में मुद्रा का विकास हुआ। और मुद्रा क्या थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रयोग होने वाले जो मुद्रा थी उसे हम आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है कि ये चांदी पर ऐसे बहुत सारे, मैं इस सिक्कों के स्वरूप को बाद में आपको दिखाऊंगी कि चांदी के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे संकेत मिलेंगे जैसे कि चांद, तारे, वृक्ष और बहुत सारी ऐसी प्रयोग किए गए थे जिनको आहत सिक्कों पर किया गया था। मुद्रा के विकास ने, आहत सिक्कों की प्रयोग ने श्रेणियों को व्यापार करने में सुलभता दी। अब आप देखिए कि अगर किसान इस क्षेत्र में अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए यहाँ पर अपनी वस्तु बेचने के लिए आता है और शिल्प के जो श्रेणियाँ हैं वो भी यहाँ पर अपनी वस्तु बेचने के लिए आते हैं, तो ये एक बाजार बना और इस बाजार में धीरे धीरे श्रेणियाँ और धीरे धीरे बहुत सारे शिल्प के केंद्र बन गए और इन केंद्र ने बाजारीकरण की प्रक्रिया को जन्म दिया। और इस बाजारीकरण की प्रक्रिया ने ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व छोटे छोटे नए नगरों का जन्म दिया और ये नगर धीरे धीरे व्यापार का केंद्र बनते चले गए, जिनमें आप देखेंगे कि आज भी अगर हम वाराणसी को देखें तो वाराणसी प्रथम महाजनपदकालीन क्षेत्रों में से एक है। और अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पुराना नगरीकरण जो आज तक जिसकी प्राचीनता महाजनपद तक जाती है उसमें वाराणसी भी एक है। अब ये छोटे छोटे एक चीज़ और उभर कर सामने आई कि इस अतिरिक्त उत्पादन ने लालच को जन्म दिया। क्षत्रिय वर्ग ने इस अतिरिक्त उत्पादन पर अपना कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों का सहारा लिया और उन्होंने इस अतिरिक्त उत्पादन को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे जन जो प्रारंभ में कबायली और पशुचारण थे वो धीरे धीरे महाजनपदों में बदलते चले गए और महाजनपद जो शिल्प, व्यापार, अतिरिक्त कृषि अधिशेष का परिणाम थे वो धीरे धीरे साम्राज्यों में परिवर्तित होते चले गए। अब ये माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है और ये नगरीकरण हमारा गुप्त साम्राज्य के अंत तक साम्राज्यवादी सोच का शिकार बना रहता है। एक चीज़ जो महाजनपदों का सबसे बड़ा जो यहाँ पर बौद्धिक और धार्मिक क्रांति है उसने भी महाजनपदों को साम्राज्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो थी जैन और बौद्ध धर्म जैसी विभिन्न विचारधाराएं। 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी बौद्धिक क्रांतियाँ हुई हैं जिन्होंने भौतिकवादी और ऐसी क्रांतियाँ हुई हैं जिन्होंने
साम्राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिन्होंने कर्म के सिद्धांत को और जाति प्रथा के सिद्धांत की अवहेलना की और उन्होंने एक नवीन परंपराओं को जन्म दिया। आपका चौथा चैप्टर जो इसका लास्ट चैप्टर है, उसमें आप इन बौद्ध एवं जैन धर्म की कि दार्शनिकता और विचारधाराओं को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इन महाजनपदों में 16 महाजनपद मैंने आपको पहले मैप में दिखाए हैं कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था इस समय कैसी रही। तो यहाँ पर 2 तरह की प्रणालियाँ दिखाई देती हैं, राजतंत्र प्रणाली और गणतंत्र। छोटे छोटे जब महाजनपदों में बदले तो धीरे धीरे राजा कर संग्रह के लिए राजा का और दूसरे से सुरक्षा के लिए राजा का जन्म हुआ और राजा ने इस अतिरिक्त उत्पादन पर कर और भेंट जो वहाँ के आम लोगों द्वारा दी जाती थी राजा को उस अतिरिक्त उत्पादन पर अधिक से अधिक कर प्राप्त करने का प्रयास किया। और दूसरा सबसे बड़ी ये थी कि राजा की महत्वाकांक्षाओं ने दूसरे महाजनपदों और दूसरे राज्यों पर अधिकार करने को भी बढ़ावा दिया और लूटपाट को भी बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ कि नौकरशाही का आरंभ होता है। नौकरशाही उत्तर वैदिक काल में आपको अर्थवेद में बहुत सारे ऐसे उनका वर्णन मिलेगा और धीरे धीरे ये एक स्थायी तंत्र बन गया और एक नवीन तंत्र जो इस समय आता है, इससे धीरे धीरे स्थायी सेना का आरंभ हुआ। राजा अपनी स्वयं की एक सेना रखने लगा जो अपने क्षेत्र से कर और भेंट वसूल करेगी और दूसरे राज्यों पर अपना कब्जा करने का प्रयास करेगी। बौद्ध ग्रंथों में कुछ महाजनपदों में जैसे कि लिच्छवी है, वज्जी है, ऐसे कुछ महाजनपद हैं जिन जनपदों में गणतांत्रिक प्रणाली का भी प्रमाण मिलते हैं। इसमें जिसे गणतंत्र गणाध्यक्ष इनका समितियां होती थी, समितियों का गठन होता था और इस गठन से निर्णय किए जाते थे। समय समय पर इन समितियों का लोग अपने गणाध्यक्ष को या फिर उस क्षेत्र के राजा को चुनते थे और फिर सारी की सारी मिलकर जो है कोई निर्णय लेते थे, क्योंकि समितियों के निर्णय सर्वमान्य और वोट के आधार पर किए जाते थे। धीरे धीरे ये जो परंपरा थी इसमें भ्रष्टाचार ने और समितियों के निर्णय को लेट होने की वजह से और उत्तरी क्षेत्र में ऐसे विशाल महाजनपदों के उदय की वजह से धीरे धीरे इन गणतंत्रों का पतन हो गया। अब आपके सामने एक सबसे बड़ी उत्तर में एक जो सबसे विस्तृत साम्राज्य पनपा और इस साम्राज्य के विषय में हम ये मानेंगे कि उत्तरी राजतंत्र या उत्तरी राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु मगध साम्राज्य बना, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आपके लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मगध साम्राज्य के उदय के कारण क्या रहे। मगध साम्राज्य महाजनपदों में महत्वपूर्ण जनपद राज्य के रूप में उभरा। मगध साम्राज्य के उदय के कारण थे कि इसकी जो पहली राजधानी थी राजगीर, वो पहाड़ी पर स्थित थी। जो दूसरी राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोन नदी के क्षेत्र पर बीच में स्थित थी और यही कारण था कि इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। और ये प्राकृतिक सुरक्षा का परिणाम ये हुआ कि जो उनके समकालीन राजा थे वो इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करने में असफल रहे। पाटलिपुत्र की भव्यता के विषय में तो विदेशी लोगों ने भी इसके विषय में बताया है और उन्होंने इसकी कल्पना जो पाटलिपुत्र के राजमहल की ये कहा है कि ये सूसा के और जो विदेशी राजमहल थे उनमें सबसे सुंदर पाटलिपुत्र का राजमहल था। दूसरा मगध साम्राज्य के उदय का कारण ये है कि आज आप अभी भी देखिए कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा
ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयला और लोहे की खदान आज भी सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं। तो लोहे की खदानों की वजह से यहाँ पूर्ण मात्रा में लोहा मिला और इससे का परिणाम हुआ कि युद्धों के लिए हथियारों का निर्माण सुलभ और आसान हो गया। और दूसरी ये कि कृषि हथियारों और उपकरणों को भी बढ़ावा मिला, जिसने कृषि क्रांति को जन्म दिया। और देखिए, जो भी आर्थिक रूप से सक्षम होगा उसका वर्चस्व अपने आप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो इस आर्थिक संपन्नता ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा एक कारण था हाथियों की उपलब्धता। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले हाथी एक तो युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे, और हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में जितने भी युद्ध होते हैं, मध्यकालीन भारत तक हाथियों का प्रयोग भारी मात्रा में युद्धों में किया गया है। और दूसरा कि सामान ढुलाई के लिए भी हाथियों का प्रयोग किया जाता रहा। तीसरा ये है कि यहाँ पर सोन, गंगा या अभी भी इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियाँ इस क्षेत्र से अभी भी बिहार और इस क्षेत्र में बहती है। तो इनकी वजह से आवागमन के लिए नदियों और उपनदियों से व्यापार एक तो सुलभ और सरल हुआ, और दूसरा यहाँ पर सामान ले जाने की उपलब्धता ज़्यादा हुई, जिससे कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला और आर्थिक संपन्नता बढ़ी। दूसरा एक और कारण है कि बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय। बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय भी उत्तर गंगा घाटी के इसी क्षेत्र में हुआ था। लिच्छवी क्षेत्र, वज्जी क्षेत्र, और यहाँ तक कि आप बौद्ध ग्रंथों के विषय में पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध ने काफ़ी समय अपना इस क्षेत्र में व्यतीत किया था, और उनकी विचारधारा ने भी यहाँ के राजाओं को प्रभावित किया। वज्जी क्षेत्र के विषय में जो गणतंत्र था उसके विषय में कई सारे ऐसे वज्जी अंग, 2-3 ऐसे जनपद थे जिन जनपदों पर कब्जा करने के लिए महात्मा बुद्ध ने ही सलाह दी थी, या उन्होंने तरीका बताया था कि किस तरीके से इन जनपदों पर मगध साम्राज्य अपना कब्जा कर सकता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में होने वाले महत्वाकांक्षी राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, कई सारे ऐसे लगातार बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी राजाओं का उदय इस क्षेत्र में हुआ, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कई सारे अजातशत्रु के विषय में तो ये भी माना जाता है कि उसने ऐसे हथियारों और औजारों का प्रयोग या आविष्कार कर लिया था जो दुश्मन की सेना पर काफ़ी भारी होते थे। एक सबसे बड़ा और कारण है कि युद्ध शांति की नीति। अगर जहाँ पर जरूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने युद्धों द्वारा, जैसे कि अंग को उन्होंने युद्ध के द्वारा विजित किया, और जहाँ पर उन्हें शांति की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार किया। बिंबिसार ने कौशल, मद्र, लिच्छवी की राजकुमारियों के साथ शादी की, और शादी भारतीय राजनीति या वैश्विक राजनीति में एक वैवाहिक संबंध बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव का कारण मानी जाती है। और आज भी आप आर्थिक क्षेत्र में अगर देखेंगे तो आज भी, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं, देश विदेश विश्व के परिदृश्य बदल रहे हैं, तो औद्योगिक घराने आज भी वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने विस्तार को करते हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों ने वैवाहिक संबंधों को भी अपने साम्राज्य विस्तार का एक कारण बनाया। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से मगध साम्राज्य उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना, और वो लगभग हर्षवर्धन के समय तक
मगध साम्राज्य केंद्र बिंदु राजनीति का बना रहा और अधिकांश जितनी भी हम अर्थव्यवस्थाएं, धार्मिक क्षेत्र और जितने भी क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे वो इन्हीं से जुड़ी हुई करेंगे। एक चीज़ आपका एक क्वेश्चंस और दिया गया है कि अभिलेखों का एक तो हम किस तरीके से इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं या फिर अभिलेख और ऐतिहासिक साक्ष्य के क्या सीमाएं होती हैं और क्या समस्याएं होती हैं। अभिलेख आप अगर देखेंगे या तो वो जैसे कि मुद्रा पर, सिक्कों पर, और जैसे हम अशोक के अभिलेख देखेंगे ताम्र पत्रों पर, और जिस तरीके से अशोक ने अपने पत्थरों के एक स्पेशल अभिलेख बनाए थे, उन पर हम इन्हें स्पेशल एक अलग वो देते हैं अशोक के अभिलेख को, क्योंकि वो बहुत मौर्य साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अब ये है कि किस तरीके से अभिलेखों की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि प्रारंभिक इतिहासकारों और अभिलेखा शास्त्रियों का ये मानना रहा है कि अभिलेखों में जो लिखा गया उनको अपनी तरीके से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा गया और इतिहासकारों ने उनकी व्याख्याएं की। अब ये आता है कि अभिलेख के सामने समस्याएं क्या आती हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अभिलेख निभाते हैं। आप अगर देखेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को, तो अगर हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन मानते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों का वर्णन है, और बहुत सारे ऐसे मतलब कि सिर्फ प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन मानते हैं। अब ये समस्या सिर्फ और कोई साक्ष्य या ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं मिलता कि उसके क्षेत्रों के विषय में कि समकालीन किसी उसने इसका उल्लेख किया हो। अब ये है कि समस्याएं क्या हैं या फिर उनकी सीमाएं क्या हैं। समय के साथ साथ अभिलेख नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं कि उन पर जो शब्द लिखे गए हैं वो गायब भी हो जाते हैं या फिर वो हल्के पड़ जाते हैं, जिसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में योगी की मूर्ति है और जिस योगी की मूर्ति के विषय में वहाँ की लिपि, वहाँ पर उसमें पशु दिए गए हैं और उसके चित्रात्मक लिपि जिस तरीके से वहाँ दी गई है, तो एक कोना उस मोहर का कटा हुआ है। तो या तो समय के साथ ये अभिलेख नष्ट हो गए हैं या इन पर उकेरी गई अक्षर इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि उसे पढ़ा जाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जिसने भी अभिलेख लिखे उनकी मानसिक विचारधारा, मानसिक सोच के विषय में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अभिलेखा शास्त्री या फिर इतिहासकार उसकी विवेचना अपने अनुमान, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करती है। तो शब्दों के वास्तविक अर्थों का अब उस जो शब्द लिखे गए हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लिखे गए हैं, ये प्रमाण अभी नहीं, उसका ज्ञान हम नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो अभिलेख लिखे गए हैं या तो राजा की प्रशंसा में लिखे गए हैं या राजा द्वारा लिखवाए गए हैं और या फिर राज दरबारियों द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए आम लोगों के विषय में जो आज इतिहास का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, आज इतिहास विषय का एक नया उभर कर सबाल्टन थोड़ी आई है कि प्रत्येक वर्ग को इतिहास में शामिल किया जाए, उसकी जानकारी आम लोगों की इन अभिलेखों में नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि इन अभिलेखों का वर्णन इतिहासकार, अभिलेखा शास्त्री अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित या फिर राज दरबारी अपने जिस तरीके से उल्लेख करता है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी कर सकता है, वे भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब एक है
कि कहीं कहीं अभिलेख शास्त्री किसी चीज़ को मानते हैं और कहीं किसी चीज़ को मानते हैं। माना कि अभिलेख किसी पाकिस्तान के क्षेत्र में मिला और वो अभिलेख किसी तरीके से वहाँ पहुँच गया, तो ये निर्णय निकाला जाएगा कि ये अभिलेख शास्त्री इस बात को कहेंगे कि यहाँ पर ये इतने वर्ष पुराना है, और इतिहासकार कहेंगे कि इस राजा का इस क्षेत्र पर अधिकार रहा होगा, इसीलिए ताम्रपत्र रहा। अब इस ताम्रपत्र को या किसी भी अभिलेख को वहाँ पहुँचने का क्या कारण रहा, इस विषय में भी कोई जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते। और एक बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे अभिलेख काल के गाल में समाये हुए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जो तकनीकी रूप की कमजोरी की वजह से अभी खुदाई नहीं कर पाए हैं, और बहुत सारे अभिलेखों के विषय का अभी अनुवाद भी नहीं हम कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं की समानता अभी नहीं हो सकी है। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में ही जानकारी नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे अभिलेख या तो ज़मीन के अंदर समाये हुए हैं या उनका अनुवाद नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैंने 3-4 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है, जो इस पाठ का लगभग आधा हिस्सा है। सेकंड वीडियो में आपके इसी क्षेत्र के अशोक के अभिलेख और बहुत सारे ऐसे जो इस पाठ का अन्य हिस्सा है, सेकंड वीडियो में इसका सरल बनाने का मैं प्रयास करूंगी, और उन प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में पीछे दिए गए हैं, या फिर वो प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में इस बार आए हैं।